Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से: आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग इन थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम्स इन अ स्पेस। किसमें? स्पेस में अगर थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स क्या होगा, डिफर करेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स और फिनोमिना को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स जो होती है स्पेस में, स्पेस का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी ये, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइए आगे स्टीरियो आइसोमर्स को डिवाइड करते हैं कि इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके तीन तरीके के होते हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एनेंसियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स में। डायास्टीरियोमर्स और एनेंसियोमर्स दो टाइप होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। पिछले लेक्चर में हमने आपको आइसोमेरिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन बताया था और वहां पर हमने ये भी बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसके दो आइसोमर्स होते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से समझना है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। देखिए ये कार्बन कार्बन, अब इनके बीच में हम एक मिरर लगाते हैं। ये कार्बन कार्बन इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री को डाला, एक प्लेन को ड्रॉ किया, यहाँ पर भी एक प्लेन को ड्रॉ किया। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन की दो वैलेंसीज को खाली दिखाया और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हर कार्बन की दो वैलेंसी खाली हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप्स को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 और इस वैलेंसी पर भी CH3 को हमने ऐड किया, यहाँ पर हमने CH3 को अपोजिट प्लेन में ऐड किया और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को सेम प्लेन में एडजस्ट किया और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट प्लेन में एडजस्ट किया। यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो सेम प्लेन में हमको मिलते हैं, सेम प्लेन में सेम ग्रुप मिलेंगे, या हम ये बोले सेम ग्रुप्स इन सेम साइड, तो उसको बोलते हैं हम सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर बोलते हैं। और सेम ग्रुप इन अपोजिट प्लेन अगर मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कौन से आइसोमर्स? ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। कौन से आइसोमर्स बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। तो ये होगा हमारा सिस आइसोमर, कौन सा? सिस आइसोमर। और ये होगा हमारा कौन सा? ट्रांस आइसोमर। कौन सा आइसोमर? ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस को दिखाने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन पर ये जो दो एटम्स जुड़े होते हैं या ग्रुप्स जुड़े होते हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये हुआ आपका सिस आइसोमर और ये हुआ आपका ट्रांस आइसोमर। चलिए इसको देखते हैं कि क्यों इसको सिस बोला जा रहा है। देखिए यहाँ लिख करके आया आपके सामने, सिस आइसोमर, द आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड। अभी हमने क्या बताया, जब सेम साइड में लाई करेंगे दो सेम या आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। इसी तरीके से बात करते हैं ट्रांस आइसोमर की, तो ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, the isomer in which two identical atoms or groups lie on the opposite side of the double bond is called trans isomer। I hope आपको cis और trans क्लियर हो रहा होगा। It describe the relative orientation of functional groups within a molecule, it is called cis trans isomerism। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम हो जाएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस तरीके से देखिए, आपको पता चल गया होगा तुरंत कि ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा कौन? फर्स्ट वाला आपका सिस होगा और ये आपका ट्रांस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट प्लेन्स में जुड़े हैं या डिफरेंट साइड में जुड़े हुए हैं।
ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ हमने हाइड्रोजन और यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ा। तो सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए एटलीस्ट दोनों कार्बन पर एक ग्रुप का सेम होना जरूरी है, तभी तो हम डिफरेंट प्लेन और सेम प्लेन पता लगा पाएंगे। चलिए तो इस तरीके से ये हुआ आपका सिस 1 2 3। इसका नाम ब्यूटूइन या 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, इसका नाम भी ब्यूटूइन बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका सिस होगा क्योंकि सिस फॉर्म है ये, और ये आपका ट्रांस ब्यूटूइन होगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स के बारे में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये कन्फर्मर्स जो होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये एल्केन्स में पाए जाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिए, आपको और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कन्फर्मर्स क्या होते हैं? अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स कैन बी इंटरकन्वर्टेड एक्सक्लूसिवली बाय रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यही बात याद रखनी कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में पाए जाते हैं कन्फर्मर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रोटामर्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रोटामर्स भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अभी हम इसको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स से सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसको 60 डिग्री से अगर हम रोटेट कर दें तो हमारे सामने कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। चलिए अभी हम इन्हीं को देखेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहले कुछ और बातें करते हैं। कन्फर्मेशंस या रोटामर्स। दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। अब बताइए सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। चलिए एल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। ये बात याद रखिएगा कि एल्केन्स में ही कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है, और एल्केन्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स रखते हैं। अभी आपको ये बात आगे क्लियर हो जाएगी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स क्यों होते हैं। द रोटेशन अराउंड अ सी सिंगल बॉन्ड सी इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता है, क्योंकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी पाई जाती है। तो देखिए it is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole due to the weak repulsive interaction between the adjacent bond। तो बताइए ये किससे हिंडर्ड होते हैं? स्मॉल एनर्जी बैरियर से, जिसकी वैल्यू कितनी? 1 to 20 किलोजूल पर मोल होती है, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड। दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। अभी हमने बताया जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे? टॉर्जनल स्ट्रेन बोलेंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन की। कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन इनको पढ़ते हैं। ईथेन का फॉर्मूला C2H6 मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन सभी जानते हैं कि ईथेन के फार्मूला में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है विद ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम। और ये भी सबको पता है कि हर कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी एक्सिस। अभी हम रोटेट करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी, एक को स्टेशनरी रखिए, दूसरे कार्बन एटम को कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एक्सिस पर उसको रोटेट करिए। दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। क्योंकि बेटा जरा सा अगर रोटेशन हमने किया तुरंत क्या होगा? कन्फर्मर बदल जाएगा। थोड़ा और रोटेशन किया कन्फर्मर बदल जाएगा। इसीलिए जो एल्केन्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि उनके जो कन्फर्मर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। किसमें होते हैं? इनफाइनाइट नंबर में। आगे और कुछ बातें देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन में। हाउएवर देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस। हम दो तरीके से इनको दिखाएंगे अभी। वन सच कन्फर्मेशंस इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू टू कार्बन्स एज क्लोज टुगेदर एज मच एज पॉसिबल। यही बात याद रखनी बेटा कि एक केस तो ये हो सकता है कि जिसमें जो हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं कार्बन से वो क्लोज टुगेदर एज मच एज पॉसिबल, जितना क्लोज से क्लोज पॉसिबल हो सकते हैं वहां पर अटैच हो जाएं, तो उसको हम बोल देंगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्लोज एज मच एज क्लोज पॉसिबल मतलब क्या हुआ? जितना पास से पास पॉसिबल हो सकते हैं उस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और जितना दूर से दूर, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, जितना दूर से दूर पॉसिबल हो सकते हैं
उसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। चलिए देखते हैं, अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना दूर से दूर पॉसिबल हो सकता है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। कौन सा बोलेंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए और आगे देखते हैं, eclipsed and staggered conformations can be represented by Sawhorse and Newman's projection। अभी हम लोग Sawhorse और Newman's projection में इनको जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करके भी देखेंगे। चलिए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की बात करते हैं। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात याद रखनी है आपको कि मॉलिक्यूल को हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेड ऑन देखेंगे। कैसे देखेंगे? हेड ऑन मतलब क्या? सामने की तरफ से देखेंगे उसको। तो यहाँ पर द कार्बन एटम नियरर टू द आई, जो हमको आंखों के पास दिखेगा उस कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ पॉइंट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दूर का कार्बन होगा, द रियर कार्बन एटम, द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आई, मतलब जो हमारी आंखों से दूर होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तब आपको क्लियर होगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि नियर ऑफ द आई वाला जो कार्बन होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे फॉर अवे या रियरर कार्बन होगा, दूर कार्बन होगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय अ सर्कल, एक सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द लाइंस रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिनोट्स द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन क्लोजेस्ट टू अस। अब ये जो नियरर टू द आई वाला कार्बन होगा उससे जो हम 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे, तो जो 3 हाइड्रोजन एटम्स की जो लाइंस रेडिएट करेंगी सेंटर से, सेंटर कहाँ होगा? सर्किल के सेंटर में होगा। उस सेंटर से क्या होंगी? जो लाइंस रेडिएट करेंगी उनको डिनोट करते हैं हम कार्बन क्लोजेस्ट टू अस। वो लाइनें हमारे पास की तरफ आती हैं, हमारी आंखों की तरफ आ रही होती हैं, बाहर की तरफ आ रही होती हैं। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो लाइनें जो होंगी, जो पॉइंट से निकलेंगी, वो हमारे आंखों की तरफ आ रही होंगी, हमारे पास आ रही होंगी। और जो सर्किल से निकालेंगे हम 3 हाइड्रोजन की छोटी लाइंस, उनको हम बोलेंगे कि वो लाइंस हमसे दूर जा रही होंगी। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। दोज लाइंस radiating from the circumference outside denote the bonds of the carbon farthest from us। वो कहाँ जा रही होंगी? जो सर्किल से लाइनें निकलेंगी वो लाइनें हमसे दूर जा रही होंगी, farthest from us। In staggered form, distance between the hydrogen nuclei is 2.55 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस होती है वो 2.55 एंगस्ट्रॉम होती है। इन eclipsed form, distance between the hydrogen nuclei is 2.29 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 2.29 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगल जो होता है आपका eclipsed फॉर्म में वो 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा इस बात को। एक्लिप्स्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 0 होता है, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होता है। डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इज 180 डिग्री। कितना बेटा? 180 डिग्री। चलिए हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इस तरीके से। बताइए बेटा, ये वाला जो कार्बन है वो हमारा कहाँ है? नियर टू द आई। ये जो पॉइंट से हमने दिखाया है ये नियर टू द आई होगा, और जो सर्किल से ये दिखाया है ये रियर कार्बन है, आंखों से दूर जाता हुआ कार्बन है। ये जो लाइंस होंगी ये लाइंस हमारी तरफ आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी आपकी वो कहाँ? नियर कार्बन है। देखिए ये कौन सा कार्बन है? नियर। किसके नियर? आंखों के पास वाला कार्बन। ये बात समझ में आई? यहाँ से ये जो लाइंस निकल रही हैं नियर वाले कार्बन से वो हमारी तरफ आ रही हैं। और अगर मान लो हम कहें कि यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, यहाँ से कार्बन से लाइंस निकल रही हैं, वो हमसे दूर की तरफ जा रही होंगी। कहाँ जा रही होंगी? दूर की तरफ जा रही होंगी। अभी हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म देखेंगे, और बीच की जितनी फॉर्म्स होती हैं इनको स्क्यू फॉर्म से बोला जाता है, वो भी देखेंगे। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये नियर कार्बन, ये आपका रियर कार्बन। आपने समझ लिया। ये जो लाइंस निकल रही हैं ये वाली लाइंस हमसे दूर जा रही हैं, रेड वाली, और जो ब्लैक वाली लाइंस हैं वो हमारी आंखों के पास आ रही हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को अटैच किया क्योंकि हर कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। क्योंकि इथेन की बात कर रहे हैं तो हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। अब ये जो फॉर्म है हमारी बेटा, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सा कन्फर्मेशन है? ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होता है उसमें ये हाइड्रोजन या यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप हो वो भी, और ये अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अंदर एक्लिप्स्ड फॉर्म की। तो देखिए एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, ये
हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जितना पास से पास पॉसिबल हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं एक्लिव्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि जितना दूर से दूर पॉसिबल हो सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारा होगा एक्लिव्ड कन्फर्मेशन। कौन सा? एक्लिव्ड कन्फर्मेशन। रिमेनिंग जितनी भी कंडीशंस इन दोनों के बीच की बन सकती हैं रोटेट कर करके, उन सब कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फर्मेशंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, मेक अ नोट। एक नोट वाली बात क्या है यहाँ पर? अपार्ट फ्रॉम एक्लिव्ड एंड स्टैगर्ड द रिमेन्स कन्फर्मेशंस आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितना नियर पॉसिबल हो सकते हैं हाइड्रोजन, उस कंडीशन को हम एक्लिव्ड फॉर्म, जितना दूर हो सकते हैं उस कंडीशन को हम स्टैगर्ड फॉर्म बोल देंगे, और उसके बीच की जितनी भी फॉर्म्स या जितने भी कन्फर्मर्स पॉसिबल होंगे उन सब को बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मेशंस। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो स्टैगर्ड फॉर्म था उसमें हाइड्रोजन एटम या कोई दूसरे ग्रुप्स जो भी जुड़े होंगे वो फार अपार्ट पॉसिबल होते हैं, मतलब जितना दूर दूर पॉसिबल हो सकते हैं उतने दूर पॉसिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें रिपल्सन नहीं होगा, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जब स्क्यू की बात करेंगे और एक्लिव्ड की बात करेंगे तो स्टैगर्ड के कंपेयर में उसमें जो ग्रुप्स या हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो पास पास जुड़ेंगे। सबसे ज्यादा पास तो एक्लिव्ड फॉर्म में होगा, तो एक्लिव्ड में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम होगी। तो देखिए यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू कन्फर्मेशंस की, फिर उसके बाद एक्लिव्ड कन्फर्मेशंस की। हमें लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए, इन एक्लिव्ड कन्फर्मेशन बॉन्ड आर वेरी क्लोज एंड हैव मैक्सिमम रिपल्सन। अभी हमने यही बताया आपको, क्योंकि एक्लिव्ड में हमने पढ़ा था कि जितना पास से पास पॉसिबल हो सकते हैं उतना पास पॉसिबल होंगे। दूसरी चीज, इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में बॉन्ड्स आर मैक्सिमम डिस्टेंस। बॉन्ड्स कहाँ होते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। हैव द मिनिमम रिपल्सन, इनमें रिपल्सन कम होता है, इसी की वजह से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, द आइसोमर्स दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। उनको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपरइम्पोजेबल आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। सिंपल सी छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर्स बोलते हैं। A molecule or ion that exists as a pair of enantiomers is said to be optically active। जो enantiomers की तरह प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, एंड आर साइड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और क्या कह सकते हैं उसको? कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। अब देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स को समझने के लिए हम लोग मिरर इमेज की हेल्प लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड है, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो जो मिरर इमेज हमको मिलेगी लेफ्ट हैंड की वो आइडेंटिकल होगी किसके? राइट हैंड के। ऐसे ही इसको देखेंगे हम तो ये भी देखिए मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एनेंसियोमर्स की बात करते हैं। अभी हमने बताया था कि मिरर इमेज तो होंगे लेकिन क्या नहीं होंगे? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इट इज वन ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की मिरर इमेज तो होंगे, एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। जैसे इसमें एग्जांपल हम लेते हैं लैक्टिक एसिड का। ये है अपना लैक्टिक एसिड। अब इसमें हमने बीच में क्या किया? ये मिरर लगा दिया, ये मिरर लगा दिया। अब बताओ बेटा, ये मिरर लगाया तो ये इससे बनेगी हमारी मिरर इमेज। ऐसे ही मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज, अब इसको सुपर इम्पोज करने का तरीका होता है कि इसको हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके निकालें और इस तरीके से दूसरे के ऊपर रख दें। ऐसे करके इसको निकालेंगे और ऐसे करके इसको दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो बताइए, क्या इसको पूरी तरीके से अगर ये ढक लेगा तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है, और अगर नहीं ढक रहा है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको हम इस तरीके से निकाल के इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरीके से इसको नहीं ढकेगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन मिरर इमेज है, तो ये होगा एनेंसियोमर। अब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की। तो जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस, जो मिरर इमेजेस ही नहीं होते हैं। अब जब मिरर इमेज नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होंगे ही, आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। एग्जांपल में समझते हैं। देखिए, ये है आपके पास में एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं थ्रियोज। क्या बोलते हैं? थ्रियोज। यहाँ हमने लगाया बेटा क्या? मिरर लगाया, एक मिरर लगाया और देखा कि ये मिरर इमेज है कि नहीं है।
तो देखिए ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो ये यहाँ तक मिरर इमेज हो गई आपकी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है आपका वो आपका इधर जाना चाहिए था, और ये जो OH है आपका मिरर इमेज के अकॉर्डिंग वो यहाँ आना चाहिए था। तो ये मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, इसीलिए नॉन मिरर इमेजेस या नॉट अ मिरर इमेज, तो इसको बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स, और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो जाहिर सी बात है अगर मिरर इमेज नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपको किस चैप्टर्स के वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर पाएं। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।